चैप्टर के शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है। उस जंगल के बीच एक कार खड़ी हुई थी। अभी वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पर्सन एक लड़की को खींच के कहीं ले जा रहा होता है। वो लड़की अभी खून से लथपथ थी। वो पर्सन उस लड़की को एक चोटी के ऊपर ले जाता है और वहाँ से नीचे पानी में फेंकने की कोशिश करता है। वो लड़की अभी मरी नहीं थी। वो सोच रही होती है मुझे धोखा दिया गया था, पर क्यों। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन उस लड़की को पानी में फेंक देता है। वो लड़की सोच रही होती है मैं मरना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए वो जैसे तैसे करके नदी किनारे पहुँच जाती है। वहाँ पे वो एक पर्सन को देखती है जो अभी जमीन की खुदाई कर रहा होता है। वो लड़की कहती है मुझे बचाओ। उस लड़की को कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगती है क्या उसके बगल में जो है क्या वो एक डेड बॉडी है। उस लड़की की आवाज सुन के वो लड़का पीछे पलटता है। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें वही लड़की को दिखाया जाता है जिसे नदी में फेंक दिया गया था। जो पर्सन उसके सर से पट्टी हटा रहा था वो पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आया। इस लड़की का नाम है रुआन। वो सर हिलाते हुए कहती है उसे कुछ भी याद नहीं आया। फिर वो पर्सन उससे पूछता है क्या तुम अपने पैर महसूस कर पा रही हो। रुआन फिर से मना करती है। फिर वो पर्सन उसे व्हील चेयर पे बैठा के किचन रूम ले जाता है। रुआन पूछती है तुम मुझे हमेशा ये सवाल क्यों पूछते रहते हो, जिसपे वो पर्सन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। फिर वो आगे कहता है मेरी छोटी बहन यहाँ पे जल्द ही पहुँच जाएगी तुम्हारे बैंडेज चेंज करने के लिए। इसके बाद हमें उस पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है। उसका नाम है डिंग जियाओ। डिंग जियाओ टीवी ऑन करता है। फिर रुआन के साथ बैठ के खाना खाने लगता है। रिपोर्टर एक केस के बारे में बात करती है। इस केस में पुलिस को अभी तक उसकी लाश नहीं मिली थी। रिपोर्टर आगे कहती है इस केस में ऊ या को सस्पेक्ट किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा के जरिए पुलिस को पता चला है कि वो कहां गया था। जिस जगह पे लाश को फेंकने की संभावना है पुलिस उस जगह पे जल्द ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके बाद टीवी पे डिंग जियाओ को दिखाया जाता है। वो भी एक रिपोर्टर था। वो इस केस के बारे में ये बताता है कि योंगान यूनिवर्सिटी में एक लड़की जिसका सरनेम यू है उसने पुलिस को रिपोर्ट की थी। उस लड़की ने ये दावा किया कि उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम ऊया है उसने उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड को जान से मार डाला जिसका सरनेम रुआन था। फिर वो आगे कहता है जिस भाड़े के घर में ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे रुआन के डीएनए मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला है कि ऊया घर से एक बड़े से सूटकेस के साथ बाहर निकला था। पुलिस को सस्पेक्ट हो रहा है कि शायद उस सूटकेस में डेड बॉडी होगी। पुलिस ने उससे पूछताछ भी की पर उसने कहा कि उसने ये खून नहीं किया है। इसके बाद उस टीवी पे उस लड़की की फोटो दिखाई जाती है जो कि मिसिंग थी। इस न्यूज को देखने के बाद जियाओ रुआन से कहता है तुम्हें अलर्ट रहना होगा, पूरी दुनिया तुम्हें ढूंढ रही है। ये सुन के रुआन उसकी नकल करते हुए कहती है जब तक कि तुम जिंदा हो ऊया को मौत की सजा नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने लिए रिवेंज लेना होगा। उसे ऐसे नकल करते हुए देख जियाओ हंसते हुए कहता है क्या मैं इस तरह से एक्ट करता हूँ। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। रुआन कहती है शायद ये तुम्हारी छोटी बहन होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ की बहन रुआन की मरहम पट्टी कर देती है। फिर वो रुआन को एक बैग देते हुए कहती है यहाँ पे वो सामान है जो तुम चाहती थी। रुआन कहती है इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। वैसे कल तुम्हारे ब्रदर का बर्थडे है, हम लोग साथ में वक्त गुजार सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियाओ की बहन स्टेयर से नीचे उतर रही थी। उसका ब्रदर लिविंग रूम में था। वो पूछता है क्या तुमने उसके बैंडेज चेंज कर दिए। उसकी बहन पूछती है तुम कब तक उसे यहाँ पे रखोगे। जियाओ कहता है तुम ये क्यों पूछ रही हो, जिसपे उसकी बहन कहती है अगर उसे पता चल गया कि तुमने क्या किया तो। जियाओ कहता है तो क्या मैं उसे जाने दूंगा। फिर वो आगे कहता है अगर मैंने उसे पुलिस के पास छोड़ दिया तो फिर वो लोग उससे पूछने लगेंगे तुम्हें किसने बचाया और तुम कहाँ पे थी और उसने ये सब कुछ कैसे किया। ये सुन के उसकी बहन थोड़ा इरिटेट हो जाती है और कहती है तुमने तब उसे क्यों बचाया। जियाओ कहता है एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब को अपने पास रखना सुरक्षित है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक कैफे शॉप दिखाया जाता है। हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो इधर उधर भाग रही थी। देन सडनली वो नीचे गिरने वाली थी पर जियाओ उसे बचा लेता है। उस लड़की की मॉम तुरंत उस बच्चे के पास चली जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। जियाओ उस दुकान से मिल्क टी खरीदता है पर वहाँ से जाने से पहले वो उस बच्ची और उसकी माँ को देख के स्माइल करने लगता है। अगले सीन में हमें रुआन को दिखाया जाता है जो मेकअप लगा रही थी। वो एक यूट्यूब वीडियो देख के अपना मेकअप कर रही होती है। वो जियाओ को अट्रैक्ट करने के लिए मेकअप लगा रही थी क्योंकि वो उसे लाइक करती है। मेकअप करने के बाद वो व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है। वो सोचने लगती है अगर वो जियाओ को ये सरप्राइज देगी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता
है जो कैफे शॉप में थी। वो इरिटेट होकर कह रही होती है ये क्लाइंट कितना बेकार है, उसने मुझे जो लोकेशन सेंड किया है मुझे वो नहीं मिल रही। और तभी अचानक से उसका फोन भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वहाँ पे एक पर्सन उसका पीछा कर रहा होता है, तभी वहाँ पे बारिश आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रुआन के ऊपर। अभी रुआन किचन रूम में खाना बना रही थी। अभी उसने अपना मेकअप उतार दिया था क्योंकि वो जियाओ को बर्थडे के दिन में ये सरप्राइज देगी। वो कहती है बाहर बारिश हो रहा है, ये जियाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। इधर हमें फिर से उस लड़की को दिखाया जाता है। उसे भी शक हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी से भागने लगती है। तभी वो अपने सामने एक बड़ा सा घर देखती है। बारिश से बचने के लिए वो उस घर के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। वो अपने फोन को बार बार टैप करने लगती है और फिर सडनली उसका फोन ठीक हो जाता है। वो अपने क्लाइंट को कॉल लगाती है, पर सडनली कोई दरवाजा खोल देता है और वहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक भी चल रहा था। वही सेम लाउड म्यूजिक रुआन को भी सुनाई देने लगती है। वो कहती है क्या वो वापस आ गया। ये म्यूजिक स्टेयर्स के नीचे से आ रही होती है। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। जो पर्सन उसका पीछा कर रहा था वो उस लड़की पे हमला कर देता है। फिर वो उस लड़की को घसीटते हुए बेसमेंट की ओर ले जाने लगता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि जियाओ लाउड म्यूजिक को कम कर देता है, फिर स्टेयर्स से ऊपर जाने लगता है। तभी वो अपने सामने रुआन को देखता है। रुआन पूछती है तुम नीचे क्या कर रहे थे, जिस पे जियाओ कहता है इसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। एक बड़ा सा चूहा नीचे घुस आया था, मैंने उसे जान से मार दिया। ये सुन के रुआन थोड़ा परेशान होकर कहती है क्या तुमने चूहा कहा। तभी जियाओ को कुछ जला जला स्मेल देता है। वो पूछता है क्या तुम कुछ पका रही थी। ये सुन के जियाओ जल्दी से किचन रूम की ओर जाती है और कहती है मैं तो भूल ही गई थी। उसका खाना पूरी तरह से जल चुका था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। जियाओ उसे टीज करते हुए कहता है वैसे सच कहूँ तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। रुआन कहती है तुम कुछ भी मत कहो। फिर जियाओ उसके फोरहेड को टच करते हुए कहता है तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियाओ अभी सब्जियां काट रहा होता है और रुआन उसे प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। तभी जियाओ कहता है मुझे पता है कि तुम चूहों से बहुत डरती हो, इसीलिए मैंने जानबूझ के वॉल्यूम को बढ़ाया था। तुमने कुछ सुना तो नहीं ना। जिस पे रुआन कहती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना। जियाओ कहता है ये तो अच्छी बात है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर अभी गेम खेल रहा होता है। तभी पीछे से कोई उससे कहता है जाओ जेन ताई तुम ये क्या कर रहे हो। ताई तुरंत ही पीछे पलटते हुए कहता है कैप्टन मैं माफी चाहता हूँ। पर वो देखता है कि ये तो जियाओ है, इसलिए वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर एक फेमस रिपोर्टर मुझे क्यों ढूंढ रहा है। फिर जियाओ उसे मिल्क टी ऑफर करता है। इसके लिए ताई उसे थैंक यू कहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ एक सीक्रेट हैंडशेक करते हैं। इससे पता चलता है कि वो दोनों असल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जियाओ उससे पूछता है अभी रुआन का केस कैसा चल रहा है। ये सुन के ताई कहता है मुझे पता था तुम्हारा जरूर कोई मोटिव होगा, तुम मेरे मटेरियल को अपने रिपोर्ट में लिखना चाहते हो ना। ये सुन के जियाओ उससे वो मिल्क टी छीन लेता है, जिसकी वजह से ताई को अपना मुंह खोलना पड़ता है। वो कहता है अभी ये केस बहुत डिफिकल्ट चल रहा है। ऊया खुद को बेगुनाह बता रहा है और अभी तक हमें विक्टिम की डेड बॉडी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम उसके अपराध को साबित नहीं कर पा रहे हैं। बिना किसी सबूत के हम उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। जियाओ कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोगों को वारंट नहीं मिलेगी। वैसे जिस जगह पे ये हादसा हुआ था उस जगह पे जो खून मिला था वो रुआन के डीएनए से मैच करता था ना। ताई कहता है हाँ, पर वहाँ पे बहुत ही कम खून था। ये भी तो हो सकता है कि रुआन अभी भी जिंदा हो सकती है। ये सुन के जियाओ परेशान होने लगता है। ताई कहता है क्या तुमने ऐसे केस के बारे में सुना है जहाँ पे सस्पेक्ट किया जाता है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार डाला था। इस तरह के केसेस में एक्चुअली में ये होता है कि वाइफ अपने ही हस्बैंड को मर्डर के लिए फ्रेम कर रही होती है। जियाओ कहता है मैंने रुआन की दोस्त से इंटरव्यू लिया था, मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की पर्सन होगी। पर ऊया। ताई कहता है हाँ मुझे पता है, हम लोगों में से कोई भी नहीं चाहता है कि ऊया बच के निकल जाए। फिर वो आगे कहता है ऑनेस्टली देखा जाए तो रुआन की लाइफ बहुत ही दुख भरी थी, सब लोगों ने उसे बिट्रे किया था। फिर जियाओ उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है फिर भी तुम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, तुम अपने ब्रेन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ताई भी गुस्से से कहता है क्या मैं
टाइम पास करते करते इसके बारे में सोच नहीं सकता, मैं उतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। पर तभी उसे सडनली कुछ रियलाइज होता है। वो जल्दी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करता है। जियाओ को लगने लगता है कि शायद उसे कुछ तो मिला होगा। अभी 6 बजने के लिए सिर्फ 1 मिनट था। जब 6 बज जाते हैं तब ताई हंसते हुए अपने चेयर से उठ जाता है और कहता है अभी काम खत्म हो गया है, मैं बाहर निकल रहा हूँ, दरवाजे के पास मेरा इंतजार करना। ये सुन के जियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आ जाती है एक बच्ची के साथ। उसके हाथ में एक फोटो थी। वो कहती है मुझे किसी के बारे में रिपोर्ट लिखवानी है, मेरी बेटी लापता है। ये वही लड़की थी जिसके ऊपर हमला हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे बंदी बना के रखा गया था। उसके मुंह में पट्टी लगी हुई थी और उसके हाथ पैर को पूरी तरह से बांध दिया गया था। इधर हमें रुआन को दिखाया जाता है जो जियाओ के बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेट कर रही होती है। इसके बाद सीन फिर से जियाओ के ऊपर शिफ्ट होता है। तभी वहाँ पे ताई आ जाता है और उस ओल्ड लेडी को कहता है अगर आपको किसी पर्सन के बारे में मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है तो फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। आप यहाँ से राइट फिर लेफ्ट घूम जाइएगा। तभी कोई ताई को पीछे से हिट करता है और कहती है वो हम ही लोग हैं जो मिसिंग पर्सन का केस लेते हैं, तुम जाके रजिस्टर करने में उनकी मदद करो। पर ताई उस ओल्ड लेडी से कहता है आप कल आइएगा क्योंकि अभी हम लोगों की छुट्टी हो चुकी है। ये सुन के सेंग नान उसे दोबारा से हिट करती है। फिर वो उस ओल्ड लेडी से कहती है अब मेरे साथ चलिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रुआन के ऊपर। अभी उसने सब कुछ डेकोरेट कर लिया था। इधर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो बेसमेंट से बाहर निकल रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रुआन के ऊपर। वो पहली बार स्टेयर से नीचे आई थी। वो कहती है तो फर्स्ट फ्लोर ऐसा दिखता है। इसके बाद वो जियाओ की कमरे की ओर आगे बढ़ने लगती है। वो बेड में चढ़ जाती है और कहती है जियाओ जास्मीन की तरह स्मेल करता है। तभी उसे सुनाई देता है कोई नॉक कर रहा था। उस आवाज का पीछा करते करते वो एक दरवाजे के पास पहुंच जाती है। वो सोचने लगती है वो आवाज यहाँ से आ रही है ना, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तभी वो लड़की अचानक से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन के रुआन पूरी तरह से डर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो बस से नीचे उतर चुका था। वो की मदद से घर के अंदर एंटर करता है। घर के अंदर एंटर करते ही वो सबसे पहले उस दरवाजे के पास जाता है। वो देखता है कि वो जगह पूरी तरह से खाली थी। फिर वो अपने कमरे की ओर जाने लगता है। स्टेयर्स के ऊपर हमें रुआन को दिखाया जाता है जो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो पूरी तरह से घबराई हुई थी। वो सोच रही होती है तो तुमने मुझे अलग तरीके से यहाँ पे बंदी बना के रखा है। फिर वो रोते हुए सोचने लगती है तुम एक खूनी हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आधे घंटे पहले क्या हुआ था। जब रुआन को अंदर से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, वो पूछती है अंदर कौन है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक था। तभी वहाँ पे वो एक फावड़े को देखती है जिसे देख के उसे कुछ याद आने लगता है। उसे याद आने लगता है कि जिस दिन वो नदी से बच के बाहर निकल आई थी उसने एक पर्सन को देखा था जो इस फावड़े की मदद से एक डेड बॉडी को जमीन पे गाड़ रहा था। और फिर सडनली उसके सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी वो रेंगते हुए स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रही होती है। तभी टेबल के ऊपर उसे एक फोन दिखाई देती है। वो पुलिस को कॉल करने के लिए उस फोन को ले ही रही होती है, पर तभी वहाँ पे जियाओ पहुँच जाता है। जियाओ उसे कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम नीचे गिर गई? पर रुआन तो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। जियाओ पूछता है तुम इतनी कांप क्यों रही हो? क्या तुम्हारे हाथ ठीक है? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? पर उसे देख के रुआन सोच रही होती है क्या ये वही सेम पर्सन है? जियाओ उसे हक करते हुए कहता है सब कुछ ठीक है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। फिर वो आगे सोचने लगता है आखिर वो गिर कैसे गई। तभी वो अपने सामने देखता है कि रुआन ने उसके लिए एक बर्थडे सरप्राइज रखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें रुआन को दिखाया जाता है जो अभी अपना फेस वॉश कर रही होती है। अभी वो खुद को फोर्स कर रही होती है स्माइल करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। रुआन कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो ये पहली बार है कोई मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। डिनर करने के बाद जियाओ रुआन को वापस अपने कमरे में छोड़ देता है। वो कहता है लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ऊया को अभी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। पुलिस अभी भी तुम्हारी बॉडी को ढूंढ रही है,
इसीलिए तुम्हें केयरफुल होकर रहना होगा। ये कह के जियाओ वहाँ से चला जाता है। अभी रुआन के पास फोन थी, अभी वो पुलिस को कॉल लगा सकती थी। इसके बाद हमें 2 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें टीवी पे ऊया को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है। ये न्यूज रिपोर्ट रुआन भी सुन रही होती है। वो गुस्से से कहती है वो झूठ कह रहा है। फिर वो जियाओ से कहती है तुम मुझे अपना फोन दो, मैं पुलिस को कॉल करके सब कुछ एक्सपोज कर दूंगी। जिसपे जियाओ कहता है नहीं, अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो ऊया को कभी भी डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगी। तो शाम को रुआन जियाओ से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फोन है जो तुम यूज नहीं करते? कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट नहीं है, इसीलिए मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ, क्या तुम्हारे पास? जिसपे जियाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं, उन्हें पता चल जाएगा तुम्हारे लोकेशन के बारे में। और फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है कि रुआन को ब्लीडिंग हो रहा था और उसके पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसे एक सलाइन भी लेनी पड़ती है। उस दिन जियाओ उसे एक फोन देते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, तुम इस फोन का इस्तेमाल कर सकती हो और अभी कंप्यूटर में इंटरनेट भी चलता है। फोन पाके रुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जियाओ उसे कहता है पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस फोन के जरिए सिर्फ मुझे कांटेक्ट करोगी और तुम ये बात किसी से भी नहीं कहोगी कि तुम जिंदा हो। जिसपे रुआन ठीक है कहती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो 911 में कॉल करने ही वाली थी कि तभी एक नोटिफिकेशन आता है क्या रुआन की बॉडी मिल चुकी है। वो उस नोटिफिकेशन को क्लिक करती है। उस वीडियो पे एक लड़की रुआन के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। उस लड़की का नाम था चीची। रुआन सोचने लगती है मुझे ये याद आ गया कि उस एक बॉडी को दफना रहा था, पर इससे पहले की बातें मुझे अभी तक याद नहीं है। चीची कहती है रुआन योंगान यूनिवर्सिटी में साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थी और वो हमेशा क्लास में टॉप करती थी। इसके बाद हमें रुआन का एक फुटेज दिखाया जाता है। रुआन की बेस्ट फ्रेंड ये वीडियो बना रही थी, उसका नाम है हान। रुआन ने अपने बेस्ट फ्रेंड हान के साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बार पे गई हुई थी। उस बार में पहली बार हान की मुलाकात ऊया से हुई थी, जो अभी इस केस का सस्पेक्ट है। हान और ऊया एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे, इसीलिए उन दोनों ने डेटिंग भी स्टार्ट कर दी। एक इंटरव्यू में हान बताती है कि जब मैंने उससे पहली बार डेटिंग शुरू की थी मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का पर्सन होगा। वो दिखने में नॉर्मल था और वो मेरी बहुत अच्छी तरह से केयर भी करता था। फिर वो आगे कहती है 2 महीने के डेटिंग के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो कितना कंट्रोलिंग और पॉजिटिव है और मुझे सडनली रियलाइज होने लगा कि मैं दूसरों से अलग हो रही हूँ। उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी पूछा गया था, जिसपे एक लड़की बताती है कि ऊया एक दिन मेरे पास आया था और वो ये बता रहा था कि हान का प्राइवेट लाइफ बहुत ही ज्यादा मेसी है। उसने मुझे ये भी कहा कि वो पीठ पीछे मेरी बुराई करती है, इसीलिए मैं उसे छोड़ने का सोच रहा हूँ। और एक लड़की बताती है वो मेरे पास भी आया था। झूठ और धमकी की वजह से हम लोग हान के पास जाने से डरते थे। ऊया ने रुआन को भी हान के बारे में बताया था, पर वो बहुत ही ज्यादा भोली है, इसीलिए वो हान के ऊपर भरोसा करने लगी। फिर चीची आगे बताती है रुआन की एक्शंस की वजह से ऊया बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर एक दिन हान को एक अवार्ड मिला था, इसीलिए रुआन उसके भाड़े के घर पे गई हुई थी सेलिब्रेट करने के लिए। जब वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे तब ऊया सडनली एक नाइफ लेके उनके पास जाता है। ये देख के वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हान को बचाने के लिए रुआन उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो नाइफ उसे लगती है। ये खबर सुन के रुआन बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाती है। चीची आगे बताती है उस समय हान के सिवाय उसे और कोई भी बचाने वाला नहीं था, पर रुआन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे इस हालत में अकेले छोड़ के चली जाएगी। हान उसे वहीं पे छोड़ देती है और बाथरूम में जाके खुद को लॉक कर देती है। 1 साल पहले अगर रुआन को हान के बारे में पता होता तो आज उसकी लाइफ इस तरह से खत्म नहीं होती। अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या हान अभी भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझेगी? इस खबर को सुन के रुआन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी चीची आगे कहती है ये सब कुछ यहीं पे खत्म नहीं होता है। रुआन को धोखा देना ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद हमें हान का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है। रिपोर्टर कहता है हम लोग समझ सकते हैं कि डर की वजह से तुमने खुद को बाथरूम में लॉक कर दिया था, पर क्या तुम हमें बता सकती हो इसके बाद तुमने क्या किया? हान कहती है उस दिन रात को मैंने कुछ भी नहीं किया। धीरे धीरे रुआन की आवाज धीमी होने लगी और फिर वहाँ पे सन्नाटा छा गया। फिर चीची आगे बताती है कि उस दिन ऊया एक बड़े से सूटकेस के साथ घर से बाहर निकला था।
ऐसा हो सकता है कि वो डेड बॉडी को कहीं फेंकने के लिए जा रहा था। और फिर 3 घंटे के बाद वो वापस हान के अपार्टमेंट जाता है। इस 3 घंटे के दौरान हान के पास एक परफेक्ट समय था पुलिस को कॉल करने का, पर वो डरपोक निकली। उसे डर था कि ऊया अभी भी बाहर होगा, इसीलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद हमें रुआन के फादर को दिखाया जाता है। वो रोते हुए कह रहा था, अगर उस दिन हान ने पुलिस को कॉल किया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा रहती। चीची आगे बताती है, अनबिलीवेबल पार्ट ये था कि कैमरे से हमें पता चला है कि उस दिन ऊया हान के अपार्टमेंट में 4-5 बार गया था, पर हान फिर भी बाथरूम से बाहर नहीं निकली और उसने पुलिस को भी कॉल नहीं किया। इस इंसिडेंट के 3 दिन के बाद हान ने पुलिस को कॉल किया, जबकि ऊया वहाँ से भाग चुका था। उसने ये बहाना बनाया कि अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेगी तो वो भूखी मर जाएगी। ये बात समझ में आती है कि डर की वजह से उसने खुद को बाथरूम में लॉक कर दिया था, पर इंसिडेंट के बाद उसने जो कुछ भी किया उसे ये नहीं करना चाहिए था। उस इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करने के लिए हान को लोकल पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, पर उसने ऊया के फेवर में गवाही दी। उसने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि ऊया और रुआन के बीच कुछ चीज को लेकर आर्गुमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से ऊया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। पर इस स्टेटमेंट को लेकर लोग उस पे उंगली उठाने लगे। एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ये कैसे हो सकता है? ऊया के हाथ में नाइफ थी। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब लोग इडियट हैं? रुआन ने अपनी जान देके तुम्हें प्रोटेक्ट किया, फिर भी तुम उस खूनी का साथ दे रही हो। चीची आगे बताती है, इस स्टेटमेंट से सब लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जब ऊया को पूछा गया क्या तुमने रुआन को जान से मारा, तब उसने कहा कि उसने सच में किसी का भी खून नहीं किया है। ऊया का लॉयर भी बताता है कि वो पूरी तरह से इनोसेंट है और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऊया और हान का सेमलेस एक्शन से सब लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। ये सब कुछ सुन के रुआन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोचने लगती है, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? सब लोग मुझे एक के बाद एक धोखा क्यों दे रहे हैं? पहले ऊया, फिर हान और अभी जियाओ मुझे धोखा दे रहा है। मैं बहुत बुद्धू हूँ, मैं वीक और हेल्पलेस हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे इजीली बुली कर देते हैं। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। इसके बाद वो फिर से 911 पे कॉल करने के बारे में सोचती है, पर तभी उसे जियाओ से याद आ जाती है। जियाओ ने कहा था, अगर तुम खुद को छुपा के रखोगी तो ऊया को डेथ सेंटेंस जरूर होगा, तुम्हें अपने लिए रिवेंज लेना होगा। इसी चीज को याद करके वो पुलिस को कॉल नहीं करती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का दिखाया जाता है। रोज की तरह जियाओ से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? क्या तुम अपने पैरों को फील कर पा रही हो? जिस पे रुआन सर हिलाते हुए कहती है, नहीं। जियाओ कहता है, कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे रिकवर होने लगोगी, तुम्हें खुद को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फिर वो आगे कहता है, मैंने तुम्हारा फेवरेट फ्राइड राइस केक बनाया है, क्या तुम खुश हो? रुआन हंसते हुए कहती है, हाँ मैं खुश हूँ। पर वो मन ही मन सोच रही थी, तुम सब लोगों ने जो कुछ भी किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसकी भरपाई करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियाओ घर लॉक करके काम के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद रुआन भागते हुए उस दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे पे नॉक करते हुए कहती है, हेलो, क्या तुम वहाँ पे हो? मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जेसीबी की मदद से एक जगह पे खुदाई चल रही थी। वहाँ पे जियाओ रिपोर्टिंग कर रहा था कि 24 दिन हो चुके हैं, रुआन की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। सर्वेलियंस कैमरा को देख के पुलिस को एक लोकेशन के बारे में पता चला है। उन्हें लगता है शायद इस जगह पे डेड बॉडी को दफनाया गया होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आधी माउंटेन की खुदाई हो चुकी है, फिर भी रुआन की बॉडी अब तक नहीं मिली है। शूटिंग खत्म होने के बाद जियाओ अपना फोन चेक करता है। उसे टाइनी डेविल नाम से एक मैसेज आता है। टाइनी डेविल ने मैसेज किया था, हेलो, क्या तुम एक गेम खेलना चाहते हो? पर जियाओ उस मैसेज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वहाँ पे जोरों शोरों से खुदाई चल रही होती है। जियाओ सोच रहा था, तुम जितनी चाहो उतनी खुदाई कर सकते हो, पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तभी जियाओ को टाइनी डेविल से फिर से मैसेज आता है, क्या तुम ये गेम खेलना चाहते हो? उसे लगने लगता है कि कोई उसके साथ बोरिंग सा प्रैंक कर रहा है। फिर वो स्माइल करते हुए आगे सोचता है, आज मुझे दोपहर को क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, जिसे मैंने बेसमेंट में छोड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर सेंगाम एक चोटी के पास खड़ी थी। वो कहती है, हमें अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी ने उसके डेड बॉडी को इस नदी में फेंक दिया हो, जिस
जिसपे एक ऑफिसर कहता है हम लोगों ने इसके बारे में नीचे रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत की थी, पर उन लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। सेनगाम कहती है उस दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, क्या तुम लोगों ने इस नदी के किनारे खोजबीन की थी? जिसपे पुलिस ऑफिसर कहता है अभी तक नहीं। फिर वो ताई को वहाँ पे बुलाती है। ताई घबराते हुए सोचने लगता है वो मुझे हमेशा फुल नाम से क्यों पुकारती है, ये कितना स्केरी है। सेनगाम कहती है तुम स्क्वाड लीडर को फॉलो करो और उसके साथ नदी के किनारे सर्च करो। ना चाहते हुए भी ताई को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो अभी हार्डवेयर के दुकान पे था। वो वहाँ से कुछ टूल्स खरीदता है, फिर वो वापस अपने घर चला जाता है। उसके फेस में अभी एक इविल स्माइल थी, पर जब वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि रुआन जमीन पे गिरी हुई थी। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और रुआन के पास जाता है। उसकी नाक से अभी खून बह रही होती है। तभी जियाओ का फोन बार बार वाइब्रेट करने लगता है। वो देखता है कि टाइनी डेविल उसे बार बार मैसेज कर रहा था, क्या तुम ये गेम खेलना चाहते हो? ना चाहते हुए भी जियाओ को उसका रिक्वेस्ट अप्रूव करना पड़ता है। देखता है कि टाइनी डेविल ने उसे एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो पे वो रुआन को देखता है जिसे बांध के रखा गया था। टाइनी डेविल वीडियो में कहता है मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा सीक्रेट बाहर आ जाए तो तुम इस वीडियो को पूरा देखो। ये सुन के जियाओ पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। टाइनी डेविल वॉइस चेंजर की मदद से वीडियो पे बात कर रहा था। टाइनी डेविल कहता है मैं तुम्हें एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें उस केस के बारे में याद है जिसे तुमने एक हफ्ते पहले रिपोर्ट की थी, जहाँ पे एक टीचर को सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसने अपनी मदर की जान ली है। इसके बाद हमें उसके फोन में वही रिपोर्टिंग दिखाई जाती है जब वो उस केस के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। वो कह रहा होता है कि कल पुलिस स्टेशन में एक पर्सन ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके रेसिडेंटल बिल्डिंग में किसी का खून हो गया है। जब पुलिस उस जगह पे पहुंचते हैं तब वो लोग वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में चाकू थी और वो खून से सना हुआ था। इसके बाद पुलिस को बेडरूम में एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलती है। वो उसकी माँ थी। उसने दावा किया कि वो उस सुबह सीने में चुभने वाली दर्द से जाग गया था और पाया कि उसकी माँ उसे चाकू से स्टैब कर रही थी। इसीलिए वो बिस्तर से उठ के किचन रूम की ओर भागा। फिर वहाँ से एक नाइफ उठा के वापस कमरे में गया, पर उसने देखा कि उसकी माँ ऑलरेडी खून से लथपथ हो गई थी और वो मर चुकी थी। फिर उसने पुलिस को फोन किया और उनका आने का इंतजार किया। उस आदमी को अभी खून के केस में हिरासत में लिया गया है। ये वीडियो खत्म होने के बाद उसके फोन में सडनली एक आउल का फोटो आ जाता है। टाइनी डेविल कहता है मैं जानना चाहता हूँ इस केस के पीछे का राज क्या है। तुम इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो और मुझे इसका जवाब दो 7 दिनों के अंदर, नहीं तो मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में सबको बता दूंगा। इसके बाद उसके फोन की स्क्रीन में हमें रुआन और उस दरवाजा को दिखाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिटिल डेविल को उसके दोनों सीक्रेट के बारे में पता है। फिर टाइनी डेविल आगे कहता है तुम अपने सीक्रेट को कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो दोनों डिसअपियर हो जाते हैं तो मेरे पास रीजन है तुम्हें खूनी साबित करने का। अगर तुम ऐसी कुछ गलती करते हो तो फिर मैं ये वीडियो पुलिस को भेज दूंगा। फिर वो आगे कहता है मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम और तुम्हारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। इस गेम में तुम्हें 3 राउंड दिए जाएंगे। तुम्हें 2 राउंड को जैसे भी करके जीतना होगा और ये तुम्हारा पहला राउंड है। अगर तुम इस राउंड को जीत जाते हो तो फिर मैं तुम्हारे सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखूंगा। पर अगर तुम ये गेम हार जाते हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी मैं क्या करूंगा। वो वीडियो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें 8 घंटे पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रुआन उस दरवाजे के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हें अपना प्लान बताना चाहती हूँ। फिर वो आगे कहती है मैं भी तुम्हारी तरह इस जगह में फंस चुकी हूँ, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं ताकि हम यहाँ से निकल सके। जिसपे वो लड़की कहती है ठीक है। फिर वो आगे एक्सप्लेन करने लगती है कि इस घर में 2 फ्लोर है और एक बेसमेंट। वो हमेशा घर को लॉक करके बाहर निकलता है, इसीलिए यहाँ से बच के निकलने के लिए हमें उस की जरूरत होगी। पर उस चाबी को हासिल करने से पहले हमें 2 चीजों के ऊपर ध्यान देनी होगी। सबसे पहला है बचना और दूसरा है उसे डिस्ट्रैक्ट करना। फिर वो आगे कहती है मैं एक अकाउंट बनाऊंगी, उस अकाउंट का नाम होगा टाइनी डेविल। मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मेरे लिए आईपी एड्रेस छुपाना इजी रहेगा। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके जरिए मैं उसे ब्लैकमेल करूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रुआन इस तरीके से अपनी एक वीडियो बना लेती है। फिर वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके वीडियो को एडिट करने लगती है।
फिर वो कुछ ऐसे सीन क्रिएट करने लगती है जिससे पता लगेगा कि कोई बालकनी से उसके घर में घुस आया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि खुद को चोट पहुंचाने के लिए वो एक दीवार से टकराने वाली थी, पर वो रुक जाती है। फिर वो एक वास उठा के अपने सर में पटकती है। सब कुछ हो जाने के बाद वो टाइनी डेविल के जरिए जियाओ को मैसेज भेजती है। शुरू में उसे लगने लगेगा कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो इसे अवॉइड कर देगा। फिर उसकी प्लानिंग ये थी कि जब वो घर पहुंचेगा उसे बहुत सारे मैसेजेस और वीडियो मिलेंगी। वो इन मैसेजेस को 3 मिनट पहले शेड्यूल कर देती है। जब रुआन जियाओ को आते हुए देखती है वो तुरंत अपने फोन को म्यूट करके लॉक कर देती है। फिर वो खुद को चाटा मारने लगती है और जमीन में बेहोश होने का नाटक करती है। और जब जियाओ घर पहुंचेगा उसे सारे शेड्यूल मैसेजेस आने लगेंगी। इस प्लान के बारे में रुआन अभी उस लड़की को बता रही होती है। फिर वो आगे बताती है जब वो उस वीडियो को देखेगा वो हमारे लाइफ के लिए खतरा नहीं बनेगा, तब उसका पूरा ध्यान गेम पे ही होगा और इस केस से हम दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है, इसीलिए वो हमारे ऊपर सस्पेक्ट नहीं करेगा। इस समय के दौरान मैं बेसमेंट और फ्रंट डोर की चाबी की तलाश करूंगी और हम दोनों यहाँ से साथ में बच के निकल सकते हैं। पर मेरी एक कंडीशन है, जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तुम मेरे लिए एक जगह ढूंढोगी जहाँ पे मैं कुछ समय के लिए छुप के रह सकूंगी और तुम्हें मुझे जरूरत का सामान भी पहुँचाना होगा। अब मुझे इसका रीजन मत पूछना। बाहर निकलने के बाद तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो, पर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। क्या तुम मुझसे ये प्रॉमिस कर सकती हो? अगर तुम इससे एग्री हो तो एक बार दरवाजा खटखटाओ, अगर नहीं तो फिर 2 बार। वो लड़की एक बार दरवाजा खटखटाती है, इसका मतलब ये है कि वो भी इससे राजी थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रुआन देखती है कि अभी जियाओ बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए सोचने लगती है मुझे हमेशा अलर्ट रहना होगा क्योंकि वो एक खूनी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जियाओ की बहन आई हुई थी। वो रुआन की मरहम पट्टी कर देती है। जब उसकी सिस्टर चली जाती है तब रुआन थोड़ा सा डरने की एक्टिंग करने लगती है। जियाओ उससे पूछता है जिसने तुम्हें अटैक क्या तुमने उसका शकल देखा? रुआन कहती है नहीं, उस समय मैं टीवी देख रही थी, इसीलिए मुझे पीछे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी और फिर मेरे सर में बहुत दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने पाया कि मेरी आंखें ऑलरेडी कवर्ड है। जियाओ पूछता है क्या तुमने उस आदमी की आवाज सुनी थी? इस पे रुआन कहती है हाँ, वो एक लड़के की आवाज थी। उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी और वो पोलाइटली बात कर रहा था। उसकी आवाज से पता चल रहा है कि वो 30 या 40s का होगा। फिर वो आगे कहती है उसके बदन में से कुछ तो अजीब स्मेल आ रहा था। वो स्मेल किसी बुजुर्ग आदमी की तरह लग रहा था। ये सुनने के बाद जिया उसे कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने घर को अच्छी तरह से लॉक कर दिया है। मैंने घर के खिड़की और बालकनी को भी अच्छी तरह से लॉक कर दिया है, इसीलिए तुम रिलैक्स होकर सो सकती हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। फिर जियाओ कमरे से बाहर निकल जाता है और अपनी सिस्टर से कहता है चलो हम फर्स्ट फ्लोर में जाके बात करते हैं। उनके जाने के बाद रुआन उस कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि अभी जियाओ के सिस्टर ने वहाँ पे अपनी बैग छोड़ दी थी। फिर वो उसके बैग में चाबी ढूंढने लगती है। वो सोच रही होती है अगर मैंने जियाओ से फ्रंट डोर की चुरा ली होती तो वो इमीडिएटली नोटिस कर लेता, पर उसकी छोटी बहन के पास भी तो एक चाबी होगी ना, ये मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पे जियाओ अपनी छोटी बहन से पूछता है डिंग यूजिन, क्या तुमने मेरे बारे में किसी को बताया है? जिसपे यूजिन कहती है क्या तुम पागल हो, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? जियाओ कहता है इस बार भी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिसपे यूजिन थोड़ा गुस्से से कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। फिर जियाओ उससे पूछता है क्या वो घर आ चुका है? जिसपे यूजिन कहती है शायद वो आज घर नहीं आएगा। जियाओ कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यूजिन कहती है जरा रुको, मेरा पर्स ऊपर रह गया है। इसके बाद हमें रुआन को दिखाया जाता है जो अभी तक बैग सर्च कर रही होती है। इधर हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो स्टेयर्स के ऊपर चल रही होती है। जब वो सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाती है हम लोग देखते हैं कि रुआन वहाँ पे नहीं थी। रुआन ने उसके बैग से घर की चाबी ले ली थी, अभी उसे सिर्फ बेसमेंट की चाबी ढूंढनी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है। दरवाजा खोलने के लिए अभी यूजिन अपने बैग में चाबी ढूंढ रही होती है। उसे अपनी चाबी नहीं मिलती है, इसीलिए वो जियाओ से कहती है शायद मैंने हॉस्पिटल में चाबी छोड़ दी है, क्या तुम इसे मेरे लिए खोल सकते हो? जियाओ अपने चाबी के जरिए दरवाजा को खोल देता है। वो देखता है कि अभी टीवी पे न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है जिसपे वो
ऊया के लॉयर के अगेंस्ट रिपोर्ट दे रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और टीवी को बंद कर देती है। फिर उसकी मॉम उन दोनों से पूछती है, क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया है? जियाओ कहता है, हाँ मैंने खा लिया है। फिर जियाओ उसके फादर के कमरे में जाने लगता है, जिसपे उसकी मॉम कहती है, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है कि कोई उसकी स्टडी रूम में जाए। पर यूजिन उनका मन ये कह के भटका देती है कि मॉम मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज आप मेरे लिए खाना निकाल दीजिए। इसके बाद हमें उसके फादर का ऑफिस रूम दिखाया जाता है। उस फोटो फ्रेम और एक सर्टिफिकेट को देखते हुए ये पता चलता है कि उसका फादर एक लॉयर है। ये वही लॉयर है जो ऊया को सपोर्ट कर रहा है। जियाओ डेस्क पे पड़ी कुछ फाइलों को चेक करने लगता है। वहाँ पे उसे वो फाइल मिल जाती है जिसके ऊपर टाइनी डेविल ने उसे काम करने के लिए कहा था। जियाओ सोचने लगता है, वो हमेशा इस तरह के केस क्यों उठाते रहते हैं, पर ये अच्छी बात है, मैं केस की सारी जानकारी इससे निकाल लूंगा। जियाओ उस फाइल की तस्वीरें खींचने लगता है। तभी वो एक सेंटेंस पढ़ता है जहाँ पे लिखा गया था कि हमने कोई भी स्ट्रगल वाली साइन नहीं देखी थी और वांग जी लेन का ब्लड गांव के बॉडी में या फिर उसके कपड़ों में नहीं लगी हुई थी। इस लाइन को पढ़ने के बाद वो सोचने लगता है, विक्टिम का ब्लड सस्पेक्ट के बॉडी या फिर क्लॉथ में नहीं मिला था, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी उसे सुनाई देता है, यूजिन कहती है, डैड आप वापस आ गए। इसके बाद हमें उसके फादर को दिखाया जाता है। वो कहता है, क्या मैं घर भी नहीं आ सकता? तभी उसका फादर जियाओ को देखता है, पर जियाओ बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। उसका फादर कहता है, तुम वापस आ गए? जिसपे जियाओ कहता है, बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन हेट करते हैं। जिसपे उसका फादर कहता है, क्या सच में? जियाओ आगे कहता है, मुझसे ये मत कहिए कि आपको इसके बारे में पता नहीं था। अब आप इविल सेवियर बन चुके हैं। आपके फैमिली मेंबर भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या इसके बारे में आपको कुछ कहना है? ये सुन के उसका फादर कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ये सुन के जियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसकी मॉम उसे समझाने लगती है, जियाओ तुम्हें तो पता है तुम्हारे डैड पहले से ही ऐसे हैं और तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें उन केसेस को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए जिसपे वो काम करते हैं। तुम हर बार उनके केस के ऊपर ही रिपोर्ट देते रहते हो। तुम जानबूझ के उनके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? जिसपे जियाओ कहता है, मैं उनके अगेंस्ट में जा रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है, अब सब लोग किसी का खून करने से नहीं डरेंगे। आप लोग बस डिंग जियान जुन को ढूंढिए, इससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियाओ यूजीन से कुछ बातचीत कर रहा था। यूजीन पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि टाइनी डेविल ये डैड का काम हो सकता है? जियाओ कहता है, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या तुम्हें लगता है कि उनके पास समय है मेरे साथ गेम खेलने का? फिर वो धीरे से यूजीन से कहता है, तुम टाइम निकाल के इस टाइनी डेविल अकाउंट के बारे में सर्च करना। तुम्हें ये सब कुछ सीक्रेटली करना होगा। जिसपे यूजीन कहती है, ठीक है, कल सुबह मैं फ्री रहूंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी रुआन ब्रेकफास्ट कर रही होती है। यूजीन ने टाइनी डेविल को मैसेज किया था, तुम कौन हो और तुम्हारा पर्पस क्या है। उसने टाइनी डेविल को कॉल भी किया था पर उसने कॉल पिकअप नहीं किया था। जब रुआन सामने में बैठी हुई थी तब टाइनी डेविल उसे मैसेज करता है, मेरा कोई भी गोल नहीं है, ये सब कुछ बस फन के लिए है, तुम बस अपने केस पे फोकस करो। रुआन कहती है, मैंने खाना खत्म कर लिया। ये सुन के जियाओ वहाँ से प्लेट उठाता है और उन्हें धोने लगता है। जब वो प्लेट धो रहा होता है तब रुआन उसका फोन ले लेती है। वो सोचने लगती है, मैंने अभी अभी उसके लॉकिंग गेस्चर को देखा था, शायद मुझे लगता है उसने ये लॉक लगाया है। वो सिर्फ एक बार ट्राई करती है और जियाओ का फोन खुल जाता है। फिर वो उसे इंस्टॉल कर देती है और उस ऐप को हाइड कर देती है। जब वो फोन वापस टेबल में रख रही होती है तब उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। जियाओ को मैसेज आया था कि सर्विलियंस कैमरा शिफ्ट हो चुके हैं, वो कल डिलीवर्ड हो जाएंगी। ये मैसेज पढ़ के जियाओ पूरी तरह से शॉक में पड़ जाती है। वो पूरी तरह से निराश हो जाती है। वो सोचने लगती है, मेरे पास बहुत कम समय है। प्लेट धोने के बाद जियाओ बालकनी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, आज का मौसम क्लाउडी है, लगता है बाद में बारिश होगा। फिर वो देखता है कि रुआन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही है। वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या हो गया? फिर रुआन उसे सडनली हक करते हुए कहती है, मैं कल रात के बारे में सोच रही थी, मुझे डर था कि मैं तुम्हें दोबारा से कभी नहीं देख पाऊंगी। जियाओ उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ दोबारा नहीं होगा। मैं सारे दरवाजे और विंडो को लॉक कर दूंगी, तुम्हें डरना नहीं चाहिए,
आज डिनर पे हम हॉट पॉट खा सकते हैं। रेनी डे के लिए ये खाना बहुत ही अच्छा है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत जोरों से बारिश चल रही थी और अभी जियाओ घर पे नहीं था। अपने फोन के जरिए रुआन साफ देख पा रही थी कि अभी जियाओ कहाँ पे है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ चुकी थी। वो सोचने लगती है जब जियाओ घर वापस आ जाएगा वो सबसे पहले बेसमेंट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो चाबी फर्स्ट फ्लोर पे रहेगी या फिर वो अपने पास रखता होगा। मैं बस होप करती हूँ कि वो चाबी फर्स्ट फ्लोर पे ही रहे। 2 घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरह से थक चुकी थी। उसे अभी तक वो चाबी नहीं मिली थी। वो कहती है आखिर उसने उस चाबी को कहाँ पे रखा है। क्या वो हर बार उस चाबी को अपने साथ रखता है। तभी उसकी नजर बुक शेल्फ में रखी गई एक डॉल पे पड़ती है। वो उस डॉल को एक के बाद एक खोलने लगती है। ये एक रशियन नेस्टिंग डॉल थी और फिर अंत में उसे वो चाबी मिल ही जाती है। जब वो आखिरी डॉल को हटाती है उसे वहाँ पे और एक चाबी मिलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस दोनों चाबी को लेके बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ी थी। उस की मदद से वो बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है। इसके बाद वो फिर से जियाओ का लोकेशन देखती है। जियाओ अभी भी उसी जगह पे ही था। वो गहरी सांस लेके बेसमेंट के अंदर चली जाती है। वहाँ पे उसे वो लड़की मिल जाती है। रुआन को देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान में थी। रुआन कहती है तुम्हें हमारे प्लान के बारे में अभी तक याद है ना। रुआन देखती है कि उसके पैरों में भी बेड़ियां बंधी हुई थी। वो सोचने लगती है शायद ये दूसरे की इसके लिए होगी। वो दूसरे की के जरिए उसके पैर की बेड़ियां खोल देती है। इधर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो अभी रिपोर्टिंग कर रहा होता है। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। वो कॉल पिकअप करता है। यूजीन उसे बताती है कि मेरी चाबियां हॉस्पिटल में नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ये टाइनी डेविल का काम हो सकता है। इधर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बेसमेंट से बाहर आ चुकी थी। वो मेन डोर के पास पहुंच चुकी थी पर वो देखती है कि कोई बाहर से इस दरवाजे को खोल रहा है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जियाओ आ चुका था। जियाओ ने उस लड़की को देख लिया था। वो लड़की कहती है मेरे करीब मत आओ। ये सुन के रुआन को लगने लगता है कि जियाओ वापस आ चुका है। इसीलिए वो तुरंत बेसमेंट के नीचे चली जाती है पर वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है। उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगती है। जियाओ बेसमेंट के अंदर आ रहा होता है इसीलिए रुआन जल्दी से वहीं पे छुप जाती है। जियाओ उस लड़की को फिर से बेसमेंट में बंदी बना देता है और ऊपर जाने लगता है। इन सब चीजों से रुआन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। फिर जियाओ सेकंड फ्लोर पे जाता है। वहाँ पे वो हर जगह रुआन को ढूंढता है पर वो कहीं भी नहीं थी। फिर वो टाइनी डेविल को कॉल करता है। रुआन का फोन वाइब्रेट होने लगता है। वो देखता है कि जियाओ ने उसे कॉल किया है। रुआन के हाथ में फोन देख के वो लड़की इशारा से कुछ कहने लगती है। रुआन कहती है उसने तुम्हारे हाथ नहीं बांधे हैं। ये सुन के वो लड़की हैरान में पड़ जाती है। फिर वो अपने मुंह से पट्टी हटाती है। फिर वो रुआन से कहती है तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम पुलिस को कॉल करो। रुआन कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वो लड़की कहती है पर क्यों नहीं, अगर तुम ये नहीं करोगी तो हम दोनों मारे जाएंगे। रुआन कहती है मेरे पास एक रीजन है, मैं ये नहीं कर सकती। तभी उस लड़की को सुनाई देता है कि जियाओ वहाँ पे आ रहा है। इसीलिए वो जल्दी से अपने मुंह में पट्टी लगा लेती है। जब जियाओ वहाँ पे पहुँच जाता है वो उस लड़की के मुंह से पट्टी हटाते हुए कहता है तुम्हें किसने आजाद किया। वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता। जियाओ गुस्से से कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हें पता तो होगा ना वो कैसे दिखता था। वो लड़की कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं देखा। उसकी बातें सुन के रुआन सोचने लगती है जरा रुको, क्या उसे लगता है कि टाइनी डेविल ने ये सब कुछ किया है और उसे ये भी लगता है कि टाइनी डेविल ने मुझे किडनैप किया और टाइनी डेविल ने उस लड़की को आजाद कर दिया। जियाओ उसके बाल खींचते हुए कहता है वो लड़का यहाँ नीचे आया था और उसने तुम्हारी बेड़ियां खोली थी। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने उसे नहीं देखा था। रुआन सोच रही होती है उससे कुछ भी मत कहना, नहीं तो हम दोनों एक्सपोज हो सकते हैं। वो लड़की कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं देखा। ये सुन के जियाओ उसे एक नाइफ दिखाते हुए कहता है तो तुम सच नहीं कहने वाली हो ना। ये देख के वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मैं कहूंगी अभी। पर तभी जियाओ का फोन वाइब्रेट होने लगता है। वो देखता है कि टाइनी डेविल ने उसे मैसेज किया था, किसने तुमसे कहा था कि तुम सर्विलियंस कैमरा मंगवा सकते हो। रुआन बेसमेंट में छुप के उसे मैसेज कर रही थी। जियाओ उस लड़की को छोड़ देता है और टाइनी डेविल को मैसेज करता है क्या वो तुम हो जिसने उसे लिया है। टाइनी डेविल रिप्लाई करता है मैंने तुमसे कहा था ना मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट ना करने के लिए, तुम्हें सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना है। जियाओ उसे मैसेज करता है तुमने
उसके साथ क्या किया। टाइनी डेविल मैसेज करता है, अगर तुम अपनी ट्रिक्स बंद करोगे तो फिर मैं उसे सही सलामत तुम्हें पहुंचा दूंगा, और हाँ, मैं तुम्हारा सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच रखूंगा। रुआन रिप्लाई देता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर रुआन बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि डोर हैंडल में अभी भी वो की लगी हुई थी। डोर लॉक करने के बाद वो अपनी डिलीवरी को कैंसिल कर देता है। फिर वो अपनी बहन यूजिन को कॉल करते हुए कहती है, क्या तुम इसे टाइनी डेविल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बंद करोगी कुछ देर के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो घर से बाहर निकल चुका था। सोचने लगता है, आखिर ये टाइनी डेविल मुझे गाँव के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों कह रहा है। मैं भला इस केस को किस डायरेक्शन से इन्वेस्टिगेट करूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बस स्टॉप पे खड़ा था। वो सोच रहा होता है, क्या टाइनी डेविल को कुछ पता है, आखिर वो मुझसे क्या इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें बेसमेंट में मौजूद उस लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। रुआन अपने छुपे हुए जगह से बाहर निकलते हुए कहती है, शायद वो करेगा। वो लड़की पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि इस केस में कुछ और भी होगा। जिस पे रुआन जवाब देती है, मुझे वाला कैसे पता होगा, मैंने तो बस रेंडमली इस केस को चूज किया था। मैं बस उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों यहाँ से बच के निकल जाए, पर मुझे पता नहीं था कि हम दोनों फेल हो जाएंगे। वो लड़की हैरान होकर कहती है, क्या अगर उसे पता चल जाएगा कि इस केस में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे। रुआन अपना हाथ धोते हुए कहती है, इसीलिए तो हमें उससे पहले यहाँ से भागना होगा। फिर वो लड़की सडनली पूछती है, मुझे बताओ, क्या तुम उसे लाइक करती हो। ये सुन के रुआन ब्लश करते हुए कहती है, हाँ क्या। वो लड़की कहती है, मुझे पता है बहुत सारे रीजंस की वजह से तुम अपना आइडेंटिटी छुपा रही हो, पर तुम्हारे स्किल को देखते हुए मैं श्योर हूँ कि तुम आसानी से पुलिस को कॉल कर सकती हो। तुम इस जगह से आराम से निकल जाती और फिर तुम पुलिस को कॉल करके मुझे भी बचा सकती थी। इसके बाद मैं तुम्हारे रहने और खाने के लिए जगह भी अरेंज कर देती, पर तुमने कभी पुलिस को कॉल नहीं किया। तुम नहीं चाहती हो वो अरेस्ट हो। रुआन ब्लश करते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि। वो लड़की कहती है, तुम मुझे रीजन नहीं बता सकती हो ना, मैं एक यूनिवर्सिटी की टीचर हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरह सिली लड़कियाँ क्या सोचती होंगी मुझे नहीं पता होगा। फिर वो आगे कहती है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में फिक्र करता है, हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियाओ के ऊपर। अभी वो एक गार्डन में था। वहाँ पे वो कुछ ओल्ड लेडीज को देखता है आपस में बातचीत करते हुए। वो उनके पास जाता है और कहता है, हेलो आंटी, मैं हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं यहाँ आसपास ही रहता हूँ। यहाँ का नेबरहुड कैसा है, क्या ये कंफर्टेबल है। जिसपे वो ओल्ड लेडीज कहती है, हाँ, यहाँ का नेबरहुड बहुत ही अच्छा है। जियाओ हंसते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है, मैंने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा अपार्टमेंट है बिल्डिंग 15 पे। फ्यूचर में हम लोग अच्छे नेबरहुड बन सकते हैं। ये सुन के एक ओल्ड लेडी हैरान होकर कहती है, क्या तुमने बिल्डिंग 15 कहा। फिर दूसरी ओल्ड लेडी अपने चेयर से उठ जाती है और कहती है, तुम्हें उस बिल्डिंग 15 में नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे किसी की मौत हुई थी। दूसरी ओल्ड लेडी कहती है, एक बेटे ने अपनी ही मोम की जान ले ली। ये सुन के जियाओ घबराने की एक्टिंग करने लगता है। फिर वो ओल्ड लेडी आगे कहती है, ये बहुत ही ज्यादा ऑफुल है, वो एक हैप्पी फैमिली था, ये सब कुछ एक आउटसाइडर की वजह से हुआ। ये सुन के जियाओ सोचने लगता है, क्या एक आउटसाइडर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अभी जियाओ अपने वर्क प्लेस पे था। वो एक लड़की से कहता है, कैप्टन, अगर आपकी मदर इन लॉ और आप पानी में डूब रहे होंगे तो आपके हस्बैंड सबसे पहले किसे बचाएंगे। जिस पे कैप्टन कहती है, तुम मुझे सडनली इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो। जियाओ कहता है, मैं एक लड़के को जानता हूँ, उसने कहा कि वो अपनी मदर को बचाएगा। ये सुन के कैप्टन कहती है, वो धोखेबाज है। जियाओ कहता है, पर उन्हें बचाने के बाद वो उसे जान से मार देता है। ये सुन के कैप्टन हैरान होकर कहती है, क्या, तो फिर उसने अपनी मॉम को क्यों बचाया। जियाओ कहता है, वेल, ये सब कुछ उसकी वाइफ की वजह से हुआ। वो लड़का जेंटल है और वो अपनी मॉम का अच्छे से ध्यान रखता है, पर जब वो शादी कर लेता है उसके फैमिली में बहुत सारी चीजें चलने लगती है। उसकी वाइफ एक अच्छी पर्सन नहीं थी, इसीलिए उसकी सासू माँ को डर था वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी रोल मॉडल नहीं बन पाएगी। इसी रीजन की वजह से उसकी सासू माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है और उसे अपने बच्चों से भी मिलने नहीं देती। ये सुन के कैप्टन गुस्से से कहती है, ये सासू माँ कुछ ज्यादा ही हो रही है। जिस पे जियाओ कहता है, पर पड़ोस की आंटियों से मुझे पता चला है कि उन्हें डॉटर इन लॉ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो लोग उसे एक आउटसाइडर की तरह कंसिडर करते हैं। कैप्टन कहती है, क्या तुम इडियट हो, उन आंटी की बातों को मत सुनो, वो जरूर उसकी सासू माँ के साइड में होंगी। एक सासू माँ
खुद को ह्यूमन कैसे कह सकती है, उसने बच्चों को अपनी माँ से दूर किया। फिर वो गुस्से से कहती है अगर मेरी सासू माँ ने ये सब कुछ किया होता तो फिर मैं अपने बच्चों को वापस ले आती। जियाओ कहता है जब ये इंसिडेंट हुआ था तब डॉटर इन लॉ को उस जगह पे देखा गया था, क्या तुम्हें लगता है कि वो वहाँ पे अपने बच्चों को लेने के लिए आई थी? कैप्टन पूछती है ये इंसिडेंट कब हुआ था? जियाओ कहता है वो लड़का कभी भी एडमिट नहीं करेगा कि उसने अपनी मोम को मारा है। उसने कहा कि इंसिडेंट के एक दिन पहले उसकी लड़ाई अपनी मोम से हो गई थी। फिर अगले दिन सुबह उसने देखा कि उसकी मोम उसे स्टैब कर रही थी, इसीलिए वो गुस्से से किचन रूम चला जाता है। किचन रूम से नाइफ उठाने के बाद वो फिर से कमरे में जाने लगता है, पर जब वो वहाँ पे पहुँचा वो ऑलरेडी मर चुकी थी। क्या आपको लगता है कि इस समय के दौरान? ये कहानी सुनने के बाद कैप्टन कहती है तुम उस केस के बारे में बात कर रहे हो ना जिसे 2 दिन पहले तुमने रिपोर्टिंग की थी? याओ कहता है मुझे लगता है कि इस केस में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगी। अगर हमें इंटरव्यू करने का मौका मिले तो फिर हम रिपोर्ट को जल्द से रिलीज कर देंगे। मुझे लगता है ये जरूर हिट होगी। कैप्टन कहती है अब मुझे पता चला तुम्हारा पॉइंट क्या है। फिर वो आगे कहती है मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम क्या चाहते हो? याओ कहता है मैं गाओ जी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ पर उसे अभी भी हिरासत में रखा गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बेसमेंट में उन दोनों को दिखाया जाता है। वो लड़की रुआन को एक बड़ा सा हिस्सा खाने के लिए देती है। रुआन इसके लिए मना करती है पर वो लड़की कहती है यंग लोगों को ज्यादा खाना खाने की जरूरत है, मुझे पता है तुम लंबे समय से भूखी हो। खाने के दौरान वो लड़की कहती है अब वो मेरे हाथ पैर को लॉक करके नहीं रखता है और घर से निकलने के दौरान वो मुझे खाना भी दे देता है। ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान है। तुम्हें क्या लगता है? फिर वो आगे कहती है जब वो बेसमेंट में आएगा मैं उसे पकड़ के रखूंगी, तब तक तुम यहाँ से भाग जाना। वैसे भी तुम्हारे पास फ्रंट डोर की है ना, तुम यहाँ से बच के निकल जाओगी, तुम पुलिस को कॉल कर देना। पर रुआन उसे सही से जवाब नहीं देती है, जिसपे वो लड़की कहती है क्या तुम अभी भी उलझन में हो? फिर वो आगे कहती है तुम्हें एक एक्सपीरियंस पर्सन की बात सुननी चाहिए। प्यार में डूबा हुआ मन मिसफॉर्च्यून की शुरुआत है। अगर तुम ये सब कुछ अभी एंड नहीं करोगी तो नफरत ही एक चीज रह जाएगी जो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जहाँ प्यार होता है वहाँ हेट भी होता है। ये सुन के रुआन कहती है ठीक है, मैं यहाँ से निकल के पुलिस को कॉल कर दूंगी। और तुम्हें उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि वो लड़की कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे रहने और खाने का बंदोबस्त कर दूंगी और मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को रिवील भी नहीं करूंगी। रुआन पूछती है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो मेरे आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए? जिसपे वो लड़की कहती है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं पूछूंगी, पर ये जान लो कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अभी हम दोनों बेसिकली लाइफ और डेथ के सिचुएशन में हैं। अगर हम दोनों यहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं तो फिर मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। अब से मैं तुम्हें यंगर सिस्टर की तरह ट्रीट करूंगी, ये लो कुछ और खा लो। रुआन कहती है ओल्डर सिस्टर तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कहती है मेरा नाम सोंग ना है, तुम्हारा नाम क्या है? रुआन भी अपना नाम बता देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जियाओ को दिखाया जाता है। अभी वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। वो देखता है कि ताई एक लड़की से बात कर रहा था। जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तब जियाओ पूछता है वो कौन थी? ताई कहता है ये गाओ जी की वाइफ है, वहाँ पे वो केस के प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए आई थी। फिर वो आगे कहता है फेमस रिपोर्टर जियाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जियाओ कहता है मैं एक मर्डर सीन को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अभी वो दोनों एक क्राइम सीन पे थे। ताई गुस्से से कहता है क्या तुम मुझे ओवर टाइम करवाना चाहते हो? जियाओ उससे कहता है मुझे चाबी दो, पर ताई गुस्से से कहता है मेरे पास वो नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। ये सुन के जियाओ लॉक को ओपन करने की कोशिश करता है। ताई कहता है ये क्या है, क्या तुम ताला खोलने भी जानते हो? कहीं तुम मेरे पीठ पीछे कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे? डोर अनलॉक करने के बाद वो दोनों अंदर घुसने लगते हैं। ताई कहता है तुम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हो ना, नहीं तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। जियाओ कहता है तुम कितने बकबक करते हो, सबसे पहले तुम इस केस के खूनी को अरेस्ट क्यों नहीं करते? ताई कहता है क्या, पर उसे तो हिरासत में लिया गया है ना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियाओ उस कमरे में गया था जहाँ पे उस ओल्ड लेडी को मारा गया था। जियाओ कहता है सस्पेक्ट गाओ जी के ऊपर विक्टिम का कोई भी ब्लड नहीं था। दूसरी बात ये है कि जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब गाओ जी की वाइफ नीचे डाउनस्टेयर में थी। फिर वो आगे कहता है तुम्हें तो उन लोगों की फैमिली रिलेशनशिप के बारे में पता ही होगा, ये भी तो हो सकता है कि उसकी वाइफ चोरी छुपे घर के अंदर घुस आई ताकि वो अपने बच्चों को यहाँ से ले जा सके, पर जब उसने देखा कि विक्टिम वापस आ रहा है तो वो छुप गई। इसके बाद वो दोनों एक्टिंग करने लगते हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा। उस दिन सुबह के 5 बज रहे थे। गाओ जी विक्टिम की नाइफ की वजह से इंजर्ड था। जब विक्टिम को दूर पुश कर दिया गया वो भागते हुए किचन रूम की ओर जाता है।
गाओ जी ने कभी भी किचन रूम में खाना नहीं बनाया है, इसीलिए नाइफ ढूंढने में उसे 20 सेकंड तो लग ही गए होंगे। इस समय के दौरान खूनी ने अपना काम कर दिया था। जब वो कमरे में वापस आया तब वो देखता है कि विक्टिम ऑलरेडी मर चुका है। तभी पीछे से जियाओ आ जाता है और कहता है उसकी वाइफ के पास काफी समय था ये सब कुछ करने का। ये सुन के ताई कहता है तुम्हारा मतलब ये है कि गाओ जी की वाइफ ने ये खून किया है। जियाओ कहता है उसकी मोटिव, टाइमिंग और वो इस जगह पे मौजूद थी, शायद ये पॉसिबल हो सकता है। तभी ताई कहता है ओ हाँ, मुझे अभी याद आ रहा है, हमें विक्टिम के बॉडी में 4 चोट के निशान मिले थे। गाओ जी के नाइफ से उसे 3 चोट लगी थी और विक्टिम की हाथ में जो नाइफ थी उसी नाइफ से उसका गला काटा गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। पर हमें उस नाइफ पे सिर्फ विक्टिम का फिंगरप्रिंट ही मिला था। ये सुन के जियाओ हैंड ग्लोव्स पहनते हुए कहता है मुझे ये बाथरूम में मिला था, वहाँ पे मुझे कुछ कपड़े भी टंगे हुए मिले थे। खूनी के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, उसने अपने खून से सने हुए कपड़े को बदल दिया होगा और उन्हें डिस्पोज कर दिया होगा। ताई कहता है ये भी तो हो सकता है कि गाओ जी ने ग्लोव्स पहन के उसकी मॉम की हत्या की है। जिसपे जियाओ कहता है अगर गाओ जी ने उस नाइफ को छीन के उसकी हत्या की होती तो उसके कपड़ों पे खून के धब्बे जरूर लगते। सोचो कि जब वो कमरे से बाहर निकल जाता है उसने अपने कपड़े बदल लिए, फिर ग्लोव्स पहन के उसे मारने के लिए अंदर गई, फिर खून करने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल कपड़े पहन लेता। अगर ऐसा कुछ होता तो उसे विक्टिम की नाइफ से उसे मारने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर उसने अपने नाइफ के जरिए उसे 3 बार स्टैब क्यों किया था? उसका मकसद क्या था? इससे पता चलता है कि वो डिफेंस में नहीं था। ये कोई सेंस नहीं बना रही, पर एक्चुअली में उसे मेंटल प्रॉब्लम है। उसका ब्रेन नॉर्मल पर्सन की तरह काम नहीं करता, पर वो एक हाई स्कूल टीचर था। उसकी बातें सुन के ताई कहता है हाँ, तुम सच में मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट हो। फिर जियाओ उसे एक पिक्चर दिखाते हुए कहता है ये गमला कब टूटा, क्या गाओ जी ने इसके बारे में मेंशन किया था? ताई कहता है उसने इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था। तभी जियाओ को एक मैसेज आता है, टाइनी डेविल ने मैसेज किया है फर्स्ट गेम खत्म होने के लिए सिर्फ 12 घंटे बचे हैं, तुम्हें जल्दी करना होगा। फिर वो ताई से कहता है कल सुबह मैं गाओ जी का इंटरव्यू लूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन दोनों ने ये क्राइम मिलके किया होगा, इसीलिए तुम्हें कल सुबह गाओ जी की वाइफ को भी बुलाना होगा, मैं उससे भी पूछताछ करूंगा। मैं इस केस को 11 बजे से पहले खत्म करना चाहता हूँ। ये सुन के ताई कहता है हाँ, पर तुम इतने जल्दी में क्यों हो? जियाओ कहता है ऐसा भी तो हो सकता है उसकी वाइफ यहाँ से भाग जाए। ताई कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी से ये सब कुछ करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रुआन और सोंग ना के ऊपर। रुआन कहती है मैंने उसे मैसेज भेज दिया है, अभी रात के 12 बज रहे हैं, वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। कल आखिरी दिन है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान और थक चुका होगा, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। सोंग ना कहती है मैं यहाँ पे पहरा देती हूँ, अभी तुम सो जाओ ताकि कल तुम्हें एनर्जी मिले भागने का। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि रुआन सो गई थी। इस मौके का फायदा उठा के वो उसके पॉकेट से फोन निकाल लेती है और 911 पे कॉल कर देती है। जब कॉल कनेक्ट हो जाता है तब सिस्टम कहता है हेलो, आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो टेम्पोररी अनअवेलेबल है, प्लीज बाद में दोबारा ट्राई कीजिए। ये सुन के सोंग ना बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाती है और वो सोचने लगती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो 2-3 बार दोबारा कॉल करती है पर वहाँ से सेम वॉइस मैसेजेस आ रही थी। फिर वो पीछे पलटती है और सोचने लगती है अभी मुझे समझ में आ रहा है, हालांकि वो तुम्हें फोन देना तो चाहता था पर उसने इस फोन पे कुछ छेड़खानी की है। ये कितनी दुख की बात है, तुम जिस पर्सन को लाइक करती हो वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबह जियाओ गाओ जी से बातचीत कर रहा था। गाओ जी कहता है तुम रिपोर्टर हो ना, मेरी मदद करो, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने किसी का भी खून नहीं किया। जियाओ कहता है पुलिस को लगता है कि तुमने उनका खून किया है, मुझे सब कुछ बताने से क्या फायदा, मैं सिर्फ एक रिपोर्टर हूँ, मैं बस तुम्हारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। फिर वो आगे कहता है सब लोगों से मुझे पता चला है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम कितने वीक हो। ये सुन के गाओ जी गुस्से से कहता है तुम वीक किसे कह रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने उन्हें नहीं मारा। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तुम्हारा इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। जियाओ कहता है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसके एक रात पहले शायद 9 बजे तरफ एक पड़ोसी ने तुम्हारी वाइफ को बिल्डिंग में घुसते हुए और बाहर निकलते हुए देखा था। ये सुन के गाओ जी कहता है क्या वो बिल्डिंग के अंदर गई थी? वो वहाँ पे क्या कर रही थी? क्या वो पूरे रात वहीं पे थी? मैंने उससे कहा कि 9 बजे के आसपास उसकी वाइफ बिल्डिंग के पास थी, मैंने ये झूठ कहा। अब जबकि वो इमोशनल हो गया है वो अपने मुंह से सब कुछ उगलेगा। अगर उसने कहा होता क्या रात के 9 बजे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, शायद तुम कोई गलती कर रहे हो, तो फिर मुझे पता चल जाता कि वो और उसकी वाइफ मिले हुए हैं।
पर अभी उसके करंट रिएक्शन को जज करते हुए मैं कह सकता हूँ कि उसे कुछ भी नहीं पता था। जियाओ कहता है तुम अपना क्राइम किसी और के सर पे डालने की कोशिश मत करना। जब तुम्हारी मदर तुम्हें स्टैब कर रही थी तब तुमने उन्हें धक्का दे दिया था और नाइफ ढूंढने के लिए किचन रूम भाग गए थे। तब तुम्हारा इरादा उनका खून करने का था ना? गाओजी कहता है हाँ मैं ये एडमिट करता हूँ कि तब मैं उन्हें मारना चाहता था, पर मेरी मॉम मुझे जान से मारना चाहती थी। पर सच बात ये है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। जब मैं कमरे में वापस आया मैंने देखा कि वो ऑलरेडी मरी हुई थी। जियाओ पूछता है तुम्हारी मॉम सडनली तुम्हें क्यों मारना चाहती थी? हालांकि वो तुम्हें कंट्रोल करके रखते थे, पर दूसरे लोगों से मुझे पता चला है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। गाओजी कहता है वो मुझे इतना प्यार करती थी कि वो मुझे कंट्रोल भी करने लग गई थी। उन्होंने मेरी एक्स वाइफ और करंट वाइफ को भगा दिया, पर फिर भी वो मेरी मॉम थी। मेरे पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे और 3 बच्चों को अकेले संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी, इसीलिए मैं हमेशा उनके साथ रहता था। पर जब उन्होंने मेरी करंट वाइफ को भगा दिया मैं सब कुछ रजिस्ट करना चाहता था, मैं उन्हें इग्नोर भी करता था। इंसिडेंट के एक रात पहले हम किसी छोटी बात को लेके बहस करने लगे थे। शायद इसी रीजन की वजह से उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। फिर वो आगे बताता है मैं तब बेड में था और एक किताब पढ़ रहा था। तभी मेरी मॉम फ्लावर पॉट के साथ मेरे कमरे में आई और उस पॉट को एक डेस्क के ऊपर रख दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस फ्लावर का स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर वो मेरी बात कभी भी नहीं सुनती थी। उसकी मॉम कहती है इन फ्लावर से मस्क्यूटोज पास नहीं आते हैं। गाओजी उन्हें फ्लावर पॉट देते हुए कहता है इसे यहाँ से ले जाओ, पर तभी उसके हाथों से फ्लावर पॉट नीचे गिर जाती है। उसकी मॉम कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? गाओजी कहता है इसे साफ करने की जरूरत नहीं है, आप वापस अपने बेड पे चले जाइए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। गाओजी कहता है इससे पहले मैंने उन्हें कभी भी अपोज नहीं किया था, शायद इसी रीजन की वजह से वो मुझे पनिश करना चाहती थी। फिर वो आगे कहता है पहले मुझे लगा था कि वो मुझे जान से मारना चाहती थी, पर जब मेरे ऊंट्स को ट्रीट किया जा रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने जिस जगह पे मुझे स्टैब किया है वो ज्यादा सीरियस नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो वो मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। जियाओ कहता है तुम जब कमरे में पहुंचे तुमने देखा कि तुम्हारी मॉम ऑलरेडी मर चुकी थी, फिर भी तुमने उन्हें 3 बार स्टैब क्यों किया? गाओजी कहता है तब मुझे लगा कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है और मुझे डराने की कोशिश कर रही है। तब मैं इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि मैं भी उन्हें डराना चाहता था, इसीलिए मैंने भी उन्हें 3 बार स्टैब कर दिया, पर ये सीरियस नहीं था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। फिर वो आगे पूछता है तो क्या मेरी वाइफ ने ये सब कुछ किया है? तभी जियाओ का फोन बजने लगता है, इसीलिए वो माफी मांगते हुए कॉल पिकअप करता है। ताई उसे बताता है मैंने अपने तरफ से सब कुछ कंफर्म कर लिया है। उस दिन सुबह गाओजी की वाइफ एक वैन के साथ वहाँ पे पहुँची थी। वैन के अंदर बहुत सारे लोग थे। ये सब कुछ पड़ोसियों ने अपने आंखों के सामने देखा था। उसका प्लानिंग था अपने बच्चों को वापस ले जाना। ये सुन के जियाओ स्माइल करने लगता है। उसे लगने लगता है कि गाओजी की वाइफ ने ही ये खून किया था, पर वो तब हैरान में पड़ जाता है जब ताई उसे बताता है कि सर्विलियंस कैमरा से हमें ये पता चला है कि पुलिस को कॉल करने के बाद गाओजी की वाइफ वहाँ पे पहुँची थी। उसकी वाइफ ने ये कहा कि पुलिस कार को देख के वो जल्द ही वहाँ से निकल गई थी। तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और कहता है इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया है। गाओजी को वहाँ से ले जाया जाता है। जियाओ सोचने लगता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी जियाओ का फोन वाइब्रेट होता है। टाइनी डेविल ने उसे मैसेज किया है गेम खत्म होने को सिर्फ 2 घंटा बाकी है, तुम जल्दी करो। मैसेज पढ़ने के बाद वो तुरंत पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। अभी वो टैक्सी में बैठा हुआ था। वो सोचने लगता है क्या गाओजी ने सच में उन्हें मारा है? अगर ये बात सच है तो टाइनी डेविल ने मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों कहा? क्या उसे सच के बारे में पता नहीं है? वो मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रहा है? वो अपने हाथों को बाइट करते हुए कहता है आखिर उसका मकसद क्या है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बेसमेंट में उन दोनों को दिखाया जाता है। सोंगना कहती है अभी सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं। रुआन कहती है अगर वो फिगर आउट नहीं कर पाया तो हम लोगों का यहाँ से बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सोंगना कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, उसे यहाँ पे पकड़ के रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और उसका मूड नहीं रहेगा मेरे साथ फाइट करने का। फिर वो आगे कहती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं बेस्ट ट्राई करूंगी, तुम यहाँ से बच के निकल जाना। रुआन उसे पूछती है क्या तुम डर रही हो? जिसपे सोंगनाओ कहती है लकीली वो मुझे अभी नहीं मारेगा, मुझे ये सब कुछ झेलना होगा, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। रुआन उसे हौसला दिलाती है मैं तुम्हें डेफिनेटली बचाऊंगी। यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे एक सीक्रेट रूम दोगे पुलिस से बचने के लिए। सोंगना कहती है ऑफ कोर्स, किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियाओ के ऊपर। अभी वो इंसिडेंट की जगह पे पहुँच चुका था। वो अपने बैकपैक से पिक्चर्स निकालता है और सोचने लगता है नेक में इस इंजरी की वजह से उनकी जान गई थी। मिसेस वांग का ब्लड बेड में पाया
गया था और कुछ ब्लड साउथ की ओर गिरी हुई थी। फिर वो आगे सोचने लगता है पर उनका ब्लड गाओ जी के शर्ट पे नहीं लगा था और गाओ जी का फिंगरप्रिंट उनके नाइफ में भी नहीं था। फिर वो आगे सोचने लगता है कैरोटीड आर्टरी को काटने की वजह से मिसेस वांग की जान गई थी। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी स्ट्रगल की होती तो खून की छींटे दीवार में गिर जाती, पर खून सिर्फ बेड और बेड के चारों तरफ पड़ा हुआ था। इन सब चीजों से वो ये नतीजे पे पहुंचता है कि मिसेस वांग ने खुद की जान ली थी। फिर वो आगे सोचने लगता है वो तो सिर्फ अपने बेटे को डराना चाहती थी, वो वाला खुद की जान क्यों लेंगी। जब पुलिस यहाँ पे पहुंची थी तब उन्हें पोर्ट में पोरेज मिला था। इससे ये पता चलता है कि खुदकुशी करने का उनका कोई इरादा नहीं था। फिर वो आगे सोचने लगता है मान लिया जाए कि मैं मिसेस वांग हूँ, अगर वो अपने बेटे के ऊपर हमला करता है तो उसका बेटे का रिएक्शन कैसा होगा। एंड देन सडनली उसे कुछ याद आता है। इंटरव्यू के दौरान गाओ जी ने कहा था हाँ मैं ये एडमिट करता हूँ कि तब मेरा इरादा था उन्हें मारने का। इससे हमें ये पता चलता है कि जब मिसेस वांग ने अपने बेटे के ऊपर हमला किया था तब उसके बेटे के मन में उन्हें मारने का ख्याल आया था। इस बात को मिसेस वांग भी समझ चुकी थी। जब उसका बेटा किचन रूम जाता है नाइफ लाने के लिए तब मिसेस वांग बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी क्योंकि उनका बेटा उन्हें जान से मारना चाहता था, इसीलिए उन्होंने खुद की जान ले ली। जब गाओ जी वापस आता है वो देखता है कि उसकी मॉम ऑलरेडी मर चुकी थी। जियाओ ने इस केस को सॉल्व कर दिया था। वो सोचने लगता है जो लोग एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वो एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हैं। क्या हमेशा एक दूसरे को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाना ये सही है। इसके बाद जियाओ खुद को अपने सामने इमेजिन करने लगता है जब वो सेकंड मिडिल स्कूल में था। अभी उसके सर से बहुत सारा खून निकल रहा था। जियाओ खुद को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रुआन और सोंगना के ऊपर। जियाओ ने टाइनी डेविल को इस केस के बारे में डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया था। रुआन उसे रिप्लाई देती है कांग्रेचुलेशन तुम फर्स्ट गेम जीत चुके हो। सोंगना कहती है उसकी नजर में टाइनी डेविल एक 40 साल का बुढ़ा है, क्या तुम्हें उसे ये इमोजी देना चाहिए था। जिसपे रुआन कहती है एटलीस्ट वो मुझे सस्पेक्ट तो नहीं करेगा। तभी जियाओ उसे और एक मैसेज करता है तुम उसे कब वापस कर रहे हो। रुआन रिप्लाई देती है तुम्हें पेशेंटली वेट करना होगा। फिर वो सोंगना से कहती है आज हमें जैसे भी करके सक्सेस पानी होगी। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि 7 बज चुके थे। जियाओ वापस घर पहुंच चुका था। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले बेसमेंट में जाता है। वो सोंगना को खाना देने के लिए आया था। तभी सोंगना चिल्लाते हुए कहती है प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जिस पर रुआन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है वो आदमी जो एक दिन बेसमेंट में आया था मैं बता सकता हूँ कि वो कैसे दिखता है, तुम बस मुझे जाने दो। जियाओ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है तुमने उसे देखा था। सोंगना कहती है मैंने बस थोड़ा सा देखा था, उसने एक हेट और एक मास्क पहना था। इधर रुआन सोच रही होती है उसे ऐसे ही ऑक्यूपाई करके रखो। जियाओ पूछता है तुम उसके बारे में क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी नजर में सिर्फ वही होगा ना जो तुम्हें बचा सकता है। सोंगना कहती है मैं कोऑपरेट करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करूँगी पर प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मौका देख के रुआन वहाँ से भागने ही वाली थी। ये सोंगना भी देख लेती है, इसीलिए सोंगना जियाओ का पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है और कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मेरी 4 साल की बेटी है, वो अपनी मदर के बिना कैसे रह रही होगी। पर जियाओ वापस पलट जाता है और कहता है मुझे ये सब कुछ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे वापस आते हुए देख रुआन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो वापस अपनी जगह पे छुपने के लिए जाने लगती है। तभी सोंगना चिल्लाते हुए कहती है वो आदमी लंबा था और वो बहुत पोलाइटली स्पीक कर रहा था, उसके बदन से बदबू आ रही थी और उसने एक पर जियाओ उसकी ओर पलटते हुए कहता है अब बस करो, मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहता हूँ। ये सुन के रुआन परेशान होकर सोचने लगती है उस पर्सन के बारे में जानने के लिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था ना, अब वो उसके बारे में जानना क्यों नहीं चाहता। जियाओ वहाँ से वापस जाने लगता है। वो दोनों सोचने लगते हैं अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हम फेल हो चुके हैं। तभी सोंगना हिम्मत जुटाते हुए कहती है तुम्हारी बहन यूजिन, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। टीचर होने के नाते मैं गलत थी, उस दिन जो कुछ भी हुआ था मुझे उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। अब मुझे जाने दो, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूँगी। यहाँ से निकलने के बाद उस दिन जो कुछ भी हुआ था मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगी और जो स्टूडेंट इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे मैं उन्हें पनिश भी करूंगी। मैं तुम्हारी बहन यूजिन को प्रोटेक्ट करने का वादा करती हूँ और मैं ये भी वादा करती हूँ कि इस साल वो ग्रेजुएट होके निकलेगी। ये सुन के जियाओ उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और कहता है तुम्हें उन्हें पनिश करने की कोई जरूरत नहीं है, एक के बाद एक मैं उन लोगों से छुटकारा पा लूंगा। अगर तुम्हें इतना पछतावा हो रहा है तो तुम मुझे उन लोगों के नाम बता दो या फिर तुम मुझे अपना फोन का पासवर्ड बता दो ताकि मुझे उन सब लोगों के बारे में पता चल जाए। मेरे पास अभी बहुत समय है। जिस पे सोंगना कहती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती। फिर सोंगना पीछे की ओर देखती है
है और हैरान होके कहती है डिंग यूजिन। पर जब जियाओ पीछे की ओर देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं था। इस मौके का फायदा उठा के सोंग ना उसके बाल खींच लेती है। फिर वो जियाओ को हिट करते हुए चिल्लाती है जाओ यहाँ से। इसके बाद उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। इस मौके का फायदा उठा के रुआन वहाँ से भाग जाती है। जब वो बेसमेंट से बाहर निकलती है वो सोचने लगती है सोंग ना को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फिर वो आगे सोचने लगती है क्या तुम्हें पता है मेरे फोन में आउटगोइंग कॉल्स क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इस तरह ही अपने फोन को सेट किया है। जब मैं इस तरह से अपने फोन को सेट करने वाली थी तब डिंग जियाओ ने ऑलरेडी ये कर लिया था। आखिर मैं खुद को एक सेम पर्सन से दोबारा बिट्रे होने कैसे दे सकती थी? तुम मुझे बिट्रे करने वाली थी ना, इससे अच्छा मैं जियाओ के साथ ही रह लेती। तुम अपना बचाव खुद करो। तभी उसे बेसमेंट से सोंग ना की चीखें सुनाई देने लगती है। उसके मन में ख्याल आता है उसे सोंग ना की मदद करनी चाहिए पर वो खुद को रोक लेती है। फिर वो अपने स्लीपर पहन के मेन डोर की ओर आगे बढ़ने लगती है। वो सोच रही होती है जियाओ ने अभी तक इसका लॉक चेंज नहीं किया है ना। फिर वो उस की मदद से घर से बाहर निकल जाती है। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है। वो सोचने लगती है मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। इधर बेसमेंट में जियाओ ने सोंग ना के हाथ पैर बांध दिए थे और उसके मुंह पे भी पट्टी लगा दिया था। इधर रुआन सोचने लगती है सोंग ना पुलिस को कॉल कर देगी और उन्हें सब कुछ बता देगी। फिर पब्लिक मेरे बिहेवियर और कैरेक्टर के बारे में सवाल उठाएंगे। ऊया को कभी भी डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगी। अगर वो जेल से बाहर निकल गया तो क्या वो मुझसे रिवेंज लेगा? और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी यूहान, क्या वो मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करेगी? फिर वो आगे सोचने लगती है मेरे पेरेंट्स किस तरह के लोग हैं? क्या मैं उन पे भरोसा कर सकती हूँ? मेरे पास ना ही पैसे हैं न छुपने के लिए कोई जगह। मैं वाला इस तरह से कैसे जी सकती हूँ? सब लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं। मैं किस पे भरोसा करूँ? मैं खुद को कैसे बचा सकती हूँ? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो अभी बेसमेंट से बाहर आ चुका था। अभी वो फर्स्ट फ्लोर जाने लगता है रुआन के कमरे में। वहाँ पे वो रुआन को देखता है। ये देख के वो हैरान में पड़ जाता है। रुआन सोच रही होती है इस दुनिया में वो तुम ही हो जो मेरे लिए दरवाजा हमेशा खुली रखेगा। यहाँ पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।